सकती है। आईटी पर क्या व्यू है आपका? लार्ज कैप आईटी में काफ़ी हमने करेक्शन देखा, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जो एक चीज़ निकल कर आई कि खराब नंबर्स के बावजूद स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया। क्या ये एक वैल्यूएशन कंफर्ट की वजह से सिर्फ गिरना बंद हुए हैं स्टॉक्स, या फिर मार्केट को लग रहा है कि अब सब कुछ प्राइस इन है, यूएस रिसेशन, बॉन्ड यील्ड्स और वैल्यूएशन कंपैरिजन जो भी था वो सब कुछ प्राइस्ड इन है, या कोई और रीजन है कि जो आईटी स्टॉक्स इस समय एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं सबसे ज्यादा? देखिए, एक तो इसमें टाइम और प्राइस करेक्शन काफ़ी हो चुका है। जो कोविड के बाद अचानक इन सेक्टर का मल्टीपल्स बहुत बढ़ गया था, वो गलत था। क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के बाद जब इकोनॉमी खुली, जब डिजिटल अडॉप्शन हुआ, तो उस समय ग्रोथ ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा मानना कि ग्रोथ हमेशा के लिए हायर हो जाएगी, शायद वो गलत था। और इसीलिए वो मल्टीपल्स वहाँ तक गए। वो मल्टीपल्स काफ़ी हद तक करेक्ट हो चुके हैं। और ये मल्टीपल्स प्री कोविड से अभी भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन वो हम पूरे बाजार के लिए कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये कंपनीज नियर अराउंड फेयर वैल्यू है। और लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सेक्टर इतना बड़ा है और कि इसमें बहुत रैपिड ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। बट मेरे को लगता है फिर भी एक सामान्य रिटर्न इन सेक्टर्स में, इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में आना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका प्रशांत जी? क्योंकि ये एक स्पेस रही है जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी बुलिश बेट्स लिए हैं, आउटसाइज बेट्स लिए हैं पिछले 2 साल में। देखिए, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का आई थिंक आउटलुक बहुत अच्छा है और उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि इंडिया की जो वेजेस थी वो पिछले 10 वर्षों में एशिया में सबसे कम बढ़ी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ हैं। तो उससे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कंपेरेटिवनेस आ गई है। और दूसरा ये चाइना में कोविड में लॉकडाउन के बाद और यूक्रेन वॉर के बाद विश्व की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको एक ऑल्टरनेट सोर्स मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है। और साथ में हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए काफ़ी कदम भी उठाए। तो इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार हम वाकई में मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा शेयर है ग्लोबली उसको बढ़ा पाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ आएगी। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो काफ़ी कुछ कंपनीज़ हैं वो बहुत महंगी हो चुकी है। बिल्कुल। हाँ, तो इसमें हमको फिर से वही कॉशियस रहना चाहिए कि बिज़नेस तो ग्रो करेगा, लेकिन 3-5 साल में, 10 साल में वो स्टॉक्स ग्रो करेंगे कि नहीं, इसका मतलब हर को अपना अपना अनुमान बहुत सावधानी से करना चाहिए। फार्मा में भी आपकी बेट्स रही हैं, सिप्ला रही है आपकी बेट, सन फार्मा, इप्का लैब्स, काफ़ी आपकी पोजीशंस हैं फार्मा में। क्या एक पोस्ट कोविड रैली आई, फिर एक बड़ी डिक्लाइन आई, पिछले 6 महीने में हमने एक अच्छा मूव देखा है फार्मा में। क्या ये एक वैल्यूएशन कैचअप प्ले है, या फिर एक यूएस में एक प्राइसिंग प्रेशर एंड होने का एक क्लियर साइंस है? और क्या टेक ओवर के भी एक, क्योंकि एक बज़ चल रहा है सिप्ला को लेकर, क्या इसकी वजह से भी थोड़ा सा बज़ है? आपके हिसाब से यहाँ पर क्या भी होगा? देखिए, फार्मा जो सेक्टर था ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अच्छी कंपनी आप गलत दाम पे खरीदेंगे तो क्या होता है। हाँ। 10 साल पहले जो फार्मा कंपनीज के दाम थे, कहीं कहीं पे आज वही दाम। बिल्कुल, जैसे सन फार्मा है जैसे। हाँ। तो ये क्यों? कंपनी अच्छी थी, लेकिन 10 साल पहले का प्राइस गलत था। तो आई थिंक ये एक लंबा समय हो गया जिसमें प्राइस टाइम करेक्शन हुआ, इनके मल्टीपल्स रीजनेबल हो गए और इसीलिए इनका आउटलुक भी मेरे ख्याल से रीजनेबल है। और ये बात सही है कि यूएस में प्राइसिंग प्रेशर कम हुआ है जेनरिक्स के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल चेंज है या ये एक छोटा सा फेज है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये अच्छी कंपनीज हैं, इसमें लोकल मार्केट भी ग्रो करता है और यूएस जेनरिक्स में भी हमारी कंपनीज बहुत कंपैरेटिव है। तो मेरे जैसा मैंने पहले कहा कि इस बाजार में कुछ भी बहुत सस्ता नहीं है, तो ये भी एक सामान्य वैल्यूएशन पे ही चल रहा है।